नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटो एंसिलरीज कंपनीज़ के रिगार्डिंग। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बहुत अच्छा मूवमेंट आया है ऑटो एंसिलरीज में। और ये क्या रहा है, मूवमेंट कैसा है और कैसी ये कंपनीज़ हैं, ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकट्ठे एक साथ 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखना, ताकि आप इस वीडियो में से 100% ग्रैब कर सकें। दोस्तों, ऑटो एंसिलरीज पहले समझते हैं कि है क्या। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, हो सकता है बोरिंग हो, आप 1.5x की स्पीड पे भी सुन सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं रिकैप, ठीक है। और शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन है कि मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का ऑटो एंसिलरीज की इन कंपनियों में निवेश हो, तो कृपया करके अपने किसी समझदार जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनका परामर्श के आधार पर ही आप निवेश कीजिएगा, अन्यथा निवेश मत कीजिएगा। ये वीडियो पूर्णतः एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। मेरा क्या अपना ओपिनियन है, मैं उसी ओपिनियन को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, है क्या, पहले समझते हैं कि ऑटो एंसिलरीज होती क्या। तो इस तरह के आप देख रहे हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी में जो टूल्स लगते हैं, एंसिलरीज जो पार्ट्स लगते हैं, ये इस तरह की कंपनी ये पार्ट्स बनाती हैं, ठीक है। ये ऑटो एंसिलरीज कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो सबको पता लग गया होगा। अब कुछ कंपनीज हैं इंडिया में, ज़रा देखते हैं ये कंपनी कौन कौन सी है। तो दोस्तों, नंबर 1 कंपनी जो है, मैंने टॉप 5 कंपनी ऑटो एंसिलरीज की ली है, ठीक है। उसमें एक आती है संवर्धना मदरसन, बॉश, यूनोमिंडा, सोना BLW और एक्साइड, ठीक है। बढ़िया कंपनी है, तीनों ही कंपनी बहुत चल चुकी हैं और पांचों कंपनियां काफ़ी चल भी चुकी हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। बट इसको ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे चार्ट क्या है, एक्सेल है, हमें समझ नहीं आती, ये नहीं आती, बट थोड़ा सा समझिए, कंपैरिजन करने में आसानी रहती है, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की कंपनी है उसका नाम है मदरसन सोनी, ठीक है। और उस कंपनी के क्या डेटा है वो सारे के सारे इस रो में लिखे हुए हैं। नीचे बॉश है, उसके बाद यूनोमिंडा है, उसके बाद सोना BLW है, फिर एक्साइड है, ठीक है। इस तरह से कंपनी चल रही है। तो आप देखिए कि मदरसन की जो मार्केट कैप है ना, 1,48,000 है। यानी कि बाकी जो कंपनीज हैं, हम टॉप 5 तो कह रहे हैं, बट लास्ट की जो 3 कंपनियां हैं वो उसका आधा है। मतलब कि अगर मैं सब तीनों का सम कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जो इन तीनों का जो सम है वो सम ही कोई इस मदरसन सोनी कंपनी के आसपास आएगा जाके, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पर है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमने आपके साथ वैल्यू शेयर की है वो ROE के बारे में देखा जाए तो जो कंपनी सबसे बढ़िया निकल कर आती है ना दोस्तों, यहाँ पर आती है यूनोमिंडा। तो यूनोमिंडा को इसलिए मैं ROE में क्या करते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रीन पॉइंट, ठीक है, कि ये कंपनी तो बढ़िया निकल कर आ रही है ROE के हिसाब से। डिविडेंड के अगर लिहाज से देखा जाए, हालांकि मैं कंपनियों को डिविडेंड के लिहाज से देखता नहीं हूँ, क्योंकि हमें निवेश करना होता है। हमें कोई मतलब लंबी अवधि का निवेश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। हालांकि अगर कोई मेरे मित्र जो लंबी अवधि के निवेश के लिए सोच रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी ऑटो एंसिलरीज का समय नहीं है लंबी अवधि के लिए। कि अगर आपने सोचा है कि मैं लंबी अवधि के लिए अभी निवेश कर लूं, क्योंकि काफ़ी भाग चुके हैं स्टॉक्स, ठीक है। लंबी अवधि के लिहाज से तो मेरे हिसाब से तो ये सही समय नहीं है। और अगर मतलब अभी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड ही मैं कहूँगा लंबी अवधि के लिहाज से। हालांकि लंबी अवधि के लिहाज से मेरे को बॉश थोड़ी बेटर लगती है, क्योंकि ये डिविडेंड भी अच्छा देती है 1% का, और रिटर्न तो जो बनता है वो बनता रहेगा, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी के बेसिस पे भी देखा जाए तो बॉश के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, यानी कि उधारी नहीं है, और ये हमको सबसे अच्छी बात पसंद आती है। हालांकि कम उधारी में सारी ही कंपनी सही हैं, बट आउट ऑफ दीज ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है, इसमें नीचे की जो 3 कंपनियाँ ना, इनके पास उधारी सबसे कम है। और एक्साइड के पास सबसे कम उधारी है, और यूनोमिंडा और सोना BLW की भी इतना मैटर नहीं करेगी। तो इसलिए मैं इसको पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उधारी के बेसिस पे पांचों कंपनी जो ली हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इनके पास ज़्यादा उधार नहीं है। EPS ठीक है, ये EPS तो ठीक है, क्योंकि EPS की वैल्यू तभी समझ में आएगी जब PE के हिसाब से देखा जाएगा कि PE ग्रोथ कितना मिला है, ठीक है, कि PE एक्सपेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है। मगर इसके साथ एक और चीज़ है दोस्तों, जो मैं आपको साथ थोड़ा देर बाद शेयर करूंगा, वो है ये वाला H कॉलम जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको क्या है। अब अगर हम करंट PE देखें और इंडस्ट्री का PE देखें, तो माफ़ कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इंडस्ट्री का PE लगभग कोई इंडस्ट्री का PE भी देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री का PE जो है वो 34.3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी चेक करेंगे, इधर यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं तो इंडस्ट्री का PE 34.3 है, यहाँ पे भी चेक करते हैं तो इंडस्ट्री का PE 34.3 ही आ रहा है, ठीक है ना।
तो इंडस्ट्री का पी जो है दोस्तों वो कितना है 34.3। तो यानी कि हम ये पता लगा पाते हैं, इससे देख कर समझते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का पी जो है वो ज़्यादा ही है, इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा पी है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे समझें कि यूनो मिंडा जो है उसका पी तो बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल है। और देखा जाए तो सोना BLW का पी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पी है इंडस्ट्री के मुकाबले। तो इन दोनों का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, और यहाँ से जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, इसको अभी सॉरी, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बाकी 1 ईयर के पी के हिसाब से क्या है। तो अगर 1 ईयर के पी के हिसाब से भी देखा जाए तो सोना BLW का पी तो भाई 1 ईयर के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना। और 3 ईयर के हिसाब से भी सोना BLW का पी बहुत ज़्यादा है, ऊंचा ही पी चल रहा है इसका। तो मतलब डबल के हिसाब से सभी मैं इसको रेड कर रहा हूँ, बाकी को रेड नहीं किया क्योंकि डबल तो नहीं एटलीस्ट, बट फिर भी यूनो मिंडा का भी पी ज़्यादा है तो उसको भी थोड़ा लाइट रेड हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का पी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। बाकी देखिए संवर्धना मदरसन का आप पी देखेंगे कि इसी रेंज में चलता आ रहा है, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी, ये थोड़ा क्वेश्चन का विषय आएगा। क्योंकि इसमें आप देखिए कि पी एक्सपेंशन ना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। 3 साल पहले का भी मीडियन पी 47 था, अब 46.2 है और अब 46.5 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बॉश का जो 39 का पी 3 साल पहले था वो बढ़कर 58 हो चुका है, ठीक है। यूनो मिंडा का 3 साल पी मीडियन पी जो 56 था आज 70 के आसपास है। जबकि सोना BLW का जो 79 था वो 84 हो गया, और एक्साइड का भी जो डबल से ज़्यादा पी एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। तो क्या संवर्धना मदरसन उस रेंज में जस्टिफाई कर पा रही है अपने पी को, ये भी एक देखने वाला होगा, ठीक है। तो पी के बेसिस पर हमारा क्या फेयर वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू बनती है, इसमें एक काम करता हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से लेते हैं। तो हमारी जो फेयर वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से थोड़ी आसान लगती है। तो करंट प्राइस ये है दोस्तों, करंट प्राइस के हिसाब से। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू के हिसाब से देखें करंट प्राइस के हिसाब से, तो और 1 ईयर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आजकल मार्केट में ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा न्यूज़ बेस इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है, डोमेस्टिक फंड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर 1 ईयर के मीडियन पी के बेसिस पे ही देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 1 ईयर पी के बेसिस पे, तो संवर्धना मदरसन की जो वैल्यू है ना वो फेयर वैल्यू के आसपास आती है। साथ ही साथ अगर 1 ईयर पी के बेसिस पे देखें हम, तो बॉश की वैल्यू भी फेयर आ रही है। अब बॉश मगर महंगा बहुत है ना। और अगर हम बाकी देखें कि यूनो मिंडा और सोना BLW और एक्साइड ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। हालांकि एक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है दोस्तों फेयर वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात आ रही है, बट इस सब के साथ ना एक चीज़ और मैटर करती है, और वो मैटर क्या करती है, वो चीज़ मैटर करती है दोस्तों EPS ग्रोथ पिछले 3 सालों की, कि पिछले 3 सालों में EPS को ग्रोथ कितनी मिली है। भाई पी को ग्रोथ तो नहीं मिली, मगर कंपनी ने कितना जनरेट करके दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी ने सब में ही लगभग एक जैसा ग्रोथ करके दिया, मगर यूनो मिंडा ने एक्सेप्शनली 58% की EPS ग्रोथ दे दी है। आप देखिए संवर्धना, बॉश और सोना BLW की एक ही लगभग पी है, ऑल्दो सोना BLW की काफ़ी अच्छी है बॉश और संवर्धना से, मगर यूनो मिंडा की तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब डबल से भी ज़्यादा की EPS ग्रोथ दी है। हालांकि एक्साइड इसमें पिछड़ गई है। हालांकि एक्साइड रिलेटेड टू मेरे को लगता है कि कंपेयर भी करना चाहिए एमोरॉन से, है ना, हमारे राजा बैटरीज से एक्साइड को। तो ये एक केस है जो आपको समझना चाहिए दोस्तों कि EPS ग्रोथ जो है वो एक्साइड नहीं दे रही है, हालांकि उसने एक्सपेंशन तो कर लिया है। ऐसे केस में ना चीज़ें फट जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो इस केस में आते ही जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ना कि ओवर प्राइस इतना ज़्यादा है, अब देखिए बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, माल तो नहीं चेपा जा रहा इसमें, है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को समझिए पूरा कि कहने का औचित्य क्या है। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और जो मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ कि कंपनियों ने कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया है। तो हम देखते हैं कि CWIP होता है ना, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है आगे के लिए, कि आने वाले समय के लिए वो कितना अपने आप को तैयार कर रही है, उसकी प्रोडक्शन के लिए कैपेबल है नहीं है। तो हम देखेंगे कि 5100 करोड़ रुपए संवर्धना मदरसन ने लगा दी है। कितना है? 3% ऑफ मार्केट कैपिटल है। पिछले 3 सालों में इन कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आसपास है, मतलब 5100 ना हो सकता है 5130 हो, है ना। तो आसपास क्या फिगर मैंने दिया है कि 5100
करोड़ से ज़्यादा की, तभी प्लस लगा दिया, और ये जो साइन है अप्रोक्सीमेशन का साइन है। 5100 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है वो CWIP में इन्वेस्ट किया गया है। कहाँ से देखते हैं CWIP देखते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में जाके, यहाँ पे CWIP लिखा होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना है। तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 सालों का जो हम देखते हैं, अगर हम कैलकुलेटर खोलें तो हमें पता लगेगा कि कितना है भाई, 1310 प्लस 1478 प्लस 2498, ठीक है, तो 5286 रुपये के करीब ये CWIP आ रहा है। ठीक, तो 5100 करोड़ से ज़्यादा का ये, इसलिए मैंने लिखा भी इधर। तो ये लगभग कोई 3-3.25% के आसपास का कंपनी ने अपनी मार्केट कैपिटल का इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरह से बॉश ने कोई अपनी मार्केट कैप का 1% के आसपास इन्वेस्ट कर दिया। यूनोमिंडिया ने 4% का इन्वेस्ट कर दिया। आप देखिए कि इसकी ROE भी अच्छी है, पी भी काफ़ी ज़्यादा मिला है, इंडस्ट्री के हिसाब से दुगना पी चल रहा है, ठीक है, फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर भी है, और CWIP भी ज़्यादा है। यानी कि किसी ने कब इन्वेस्ट किया होगा, पहले, तभी तो इन्वेस्टमेंट है, तभी तो इतना पी मिला उसको। यानी कि कोई पीछे समझ रहा है बात को, फंडामेंटल्स को समझ रहा है, ठीक है, कि यूनोमिंडा में इन्वेस्टमेंट करके रखी जाए। सोना BLW का 1% से बिलो का पी है, और एक्साइड का पी 5% से ऊपर का है। यानी कि हो सकता है अभी EPS नहीं मिल रहा हो, मगर एकदम पंप आए और EPS मिल जाए, है ना, तो देखा देगा, वो भी देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स के बेसिस पर हमने कुछ कंपनीज एनालाइज करी, और इसके बेसिस पे जब मैं पी एक्सपेंशन को देखता हूँ तो मेरे को यूनोमिंडा अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेना चाहिए, यहाँ पे मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, और ये कंपनी सोना BLW मेरे हिसाब से थोड़ा कम ग्रीन है, तो मैं इसको थोड़ा लाइट ग्रीन के शेड में कर देता हूँ, ठीक है, और एक्साइड मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब देखते हैं प्राइस के हिसाब से कि ये तीनों कंपनी प्राइस के हिसाब से बेटर लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्राइस को हम नॉर्मली कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। तो ये तीनों कंपनी में हमें लग रही है ग्रीन, ठीक है, और ये एक्साइड हमको लग रही है महंगी, और प्राइस पे जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब हम प्राइस के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा कंपनी, ये हमारा चार्ट बन गया। हमने ये 3-4 कंपनी आउट ऑफ दिस 5 हमने ये 5 कंपनी आइडेंटिफाई करी। इनके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है, मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप देख लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल से पहले दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेल और परचेज़ की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ना इन तीनों का एक कंबाइन चार्ट बनाया और समझने की कोशिश करिए कि क्या वाकई में इस चार्ट में जान है, लग रहा है ये ऊपर जाने लायक चार्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये तो भाई बहुत महंगी ऊंचाइयों पे छू चुका है और बहुत महंगा चार्ट हो चुका है। कैसे पता लगेगा महंगा चार्ट हो चुका है? महंगा चार्ट पता लगेगा इस तरीके से, ठीक है, महंगा चार्ट पता लगेगा इस तरीके से। अब हमने 1 महीने के चार्ट को कवर किया तो हमने देखा कि भाई ये तो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत महंगा चार्ट लग रहा है ना। अब देखते हैं इसके बाद क्या लग रहा है इधर आगे। तो फिलहाल के हिसाब से तो इसमें तो देख ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि महंगा है और कंपनी इसमें तो ग्रोथ आ रही है। थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा तो देखी जाएगी क्या होता है, क्या होता है। तो फिलहाल इधर से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर से समझ नहीं आ रहा है। इवन यहाँ से तो मेरे को खतरे की घंटी लग रही है। मेरे को क्यों खतरे की घंटी लग रही है, आप देखिए ये यहाँ से मेरे को लग रहा है RSI डाइवर्जेंस। आप देखिए ये जा रही है RSI नीचे, इस RSI को मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है, और यहाँ से प्राइस जा रहा है ऊपर। ये कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि कहीं आपको माल तो नहीं चेपा जा रहा दोस्तों, है ना। तो ये एक सोचने वाली बात होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर कि महंगा हो और ज़बरदस्ती आपको माल चेप दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कंपनी को। तो पहले एक काम करते हैं, मदरसन को देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम मदरसन को देखें तो ये वीकली कैंडल है, और वीकली कैंडल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मदरसन यहाँ से नीचे डाइवर्जेंस दिखा रही है और यहाँ से ये ऊपर डाइवर्जेंस दिखा रही है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है और स्पीड भागने की नीचे जा रही है, यानी कि यू टर्न वाली स्पीड हो रही है ना। जब हम यू टर्न मारते हैं तो क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे को यू टर्न मारना है तो मैं आगे तो बढ़ता रहूँगा, मगर धीरे धीरे होगा ना मेरी ये जो स्पीड है, ये देखिए रेड हो गया ना यहाँ से, और फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो रेड है इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पर इस जगह पर हमारी स्पीड कम लगी होगी, ब्रेकें मारी हुई खूब, तो ये ब्रेक ही दिखा रहा है यहाँ पर,
थोड़ा ध्यान से, है ना। अब क्या हुआ, तो संवर्धना मदरसन, हमने क्या बोला भाई कि संवर्धना मदरसन हमें बाकी सब मूवमेंट में तो ठीक लग रही है, ठीक, मगर यहाँ से हमने इसको रेड मार्क भी दिया था एक, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, और ईपीएस ग्रोथ इसने नहीं दी थी, ठीक है, 3 सालों की ईपीएस भी नहीं बढ़ी थी, ठीक है, सॉरी पी एक्सपेंशन नहीं हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ईपीएस तो बढ़ा था, ठीक है। तो ये भी रेड रेड केस में अब कर देते हैं इसको। और प्राइस के हिसाब से थोड़ा टेक्निकलिटी में हमको शक लग रहा है दोस्तों, है ना। और अब मैं अगर डेली के हिसाब से देखूं, तो डेली के मामले के हिसाब से देखूं तो भी आप देखिए यहाँ पे ना हिट मारा है, देख रहे हैं आप, आरएसआई ने यहाँ से पहले वापस गई है, फिर नीचे गई, फिर ऊपर से गई, नीचे गई। अब देखिए हो सकता है कि ना थोड़ा बहुत आपको रिटर्न दे दे, ये ना थोड़ा बहुत रिटर्न तो अब दे सकती है, हालांकि मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। मतलब ये अगर मेरे को, मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, और अगर ये मेरे को इसी रेंज में मिले अपने प्राइस के, ये जो प्राइस है ना, जहाँ पर ये डोजी, ये बार बार देखिए यहाँ से गया, फिर ये जो रेंज आएगी ना, इसी रेंज के आसपास मिले ये, तो बात बने कुछ, है ना। तो अगर मैं इसको रख एक मिनट रुकिए, मैं चैनल बना देता हूँ एक। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये एक डोजी का चैनल भी बनता है, है ना। यहाँ से यहाँ तक के डोजी का जो चैनल है ना, ये मेरे को तो ये चैनल इसका ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर अगर होगी तो हम समझेंगे, इसको लेंगे, और वो भी ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक शॉर्ट टर्म की फटाफट से जो ट्रेडिंग होएगी 3-4-5% की, वो वाली ट्रेडिंग करेंगे। 10% मिल गया तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, है ना। तो ये मेरा सोना मदरसन सोनी में मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा अपना। अच्छा, अब दूसरी हम देखते हैं, तो यही एक रेंज निकल कर आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी जो कंपनी है वो हम देखते हैं बॉश। तो बॉश है, ये बॉश है हमारी सबसे ऊपर, ठीक है। अब जब हम बॉश को देखते हैं ना, तो ये शायद चैनल में एक्चुअली ये उन दिनों का चैनल है जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था अपना चैनल, और उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो अपने लिए एनालिसिस किया था, उसमें हम लोगों ने ये एक टारगेट सोचा था और उस टारगेट पे आया भी। और बॉश हम पहले ले चुके हैं, बट हमारे पोर्टफोलियो में अब नहीं हुआ है बॉश, ठीक है। फिलहाल अगर अभी देखा जाए बॉश को, तो भी दोस्तों ये ना बॉश, देखिए इसमें ना मेरे को ऐसा लगता है कि इसको देखने के लिए ना थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम और करना पड़ेगा, और 2 घंटे का लेना पड़ेगा टाइम फ्रेम। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आ रही है, ग्रीन से टकरा रही है बार बार, मेरे ख्याल से दोबारा फॉल करेगा और 37,000 के आसपास आएगा। यानी कि हम अगर इस रेंज पे आएगा ये हमारा स्टॉक, इस रेंज पर, ठीक है, तो हम इसको दोबारा से निवेश करेंगे। कहाँ के लिए, अब इसका अगर इस लेट से ये सपोर्ट लेता है वो, ठीक है, और ये इसका इतना बड़ा चैनल बना चुकी है बॉश, दोस्तों ये तो ना मतलब लग रहा है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है, मगर थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि बॉश इतना रिटर्न देने में ना साल लगा देगी, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है ना ये स्टॉक। बहुत ही बढ़िया, आप देखिए यहाँ पर, अब 1 मिनट के लिए मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आउटफिट। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक है, इस येलो को ब्लैक कर देते हैं, सो दैट आपको विजिबल हो जाए, और ये रेड को भी डार्क रेड कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखिए दोस्तों, कुछ डायरेक्ट तो नहीं, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है ये 37,000 पे आएगा, क्योंकि देखिए ये तो मेरा आइडिया था ना एक,
देखिए मैंने तो ये आइडिया लिया ना चैनल, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस ब्लैक लाइन का सपोर्ट लेगा दोबारा। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने फेब लेवल देखा और वो इसके आसपास का ही आ गया। ठीक है, ये दोस्तों अगर मैं इस लेवल पे दोबारा लेता हूँ इसके लिए, तो ये 4-5% का ही रहेगा, एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। यही इसमें चाल मेरे हिसाब से बची है। उसके बाद आने वाले समय में देखा जाएगा कि भाई क्या चाल बची है क्या नहीं बची। हालांकि अगर बॉश को ना, अगर मैं देख रहा था, अगर मैं मंथली प्रोस्पेक्टिव में देखूं बॉश को, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। क्या ज़्यादा नज़र आती है, आप देखिए बॉश में क्या है मंथली पॉइंट, मगर ये ना इस रिटर्न को देने में काफ़ी समय लगा सकता है बॉश, क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है ये। यहाँ पे भी देखिए ये इसका ना 40,000 के आसपास इसका अपना पीक बन रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे 39,000 के आसपास का आ रहा है टारगेट, और यहाँ से करेंगे तो 40,000 के आसपास का टारगेट आ रहा है। बस इसमें इतनी जगह, इससे ज़्यादा की मेरे को गुंजाइश नहीं लग रही है। तो ये तो कवर कर चुका है बॉश अपना। ठीक है, पूरी अच्छे तरह से। और यहाँ पे भी देखिए ये टारगेट ले भी रहा है इधर से। ठीक है, तो एक टारगेट है, उसके बाद क्या होता है 40,000 के बाद हम उसके बाद दोबारा देखेंगे। ठीक है, अब अगली कंपनी जो बॉश है वो तो हमने देख लिया कि 37,000 रुपये के आसपास इसका एक पॉइंट बन रहा है लेने का। ठीक है, अब अगली कंपनी देखते हैं दोस्तों, यूनो मिंडा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही है, बट आप देखिए इसको, समझिए। ठीक है, यूनो मिंडा को दोस्तों अगर हम देखते हैं, तो यूनो मिंडा का चार्ट तो देखिए एक अच्छा खासा सांप की तरह चल रहा है, कैटवॉक कर रहा है ये। और ये चार्ट ना दोस्तों मेरे को ठीक लग रहा है। यूनो मिंडा अगर हम देखें तो ये एक रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ठीक है, यूनो मिंडा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कि बॉश मेरे को थोड़ा सा अभी महंगा ही लग रहा है, और संवर्धना भी थोड़ा सा महंगा लग रहा है। तो संवर्धना मेरे को मतलब टाइम करेक्शन के अंडर लग रहा है। ठीक है, और बॉश भी मेरे को थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकता मैं इसको। येलो शेड में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ना येलो शेड में डाल देता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इसको वेट एंड वॉच करूँगा। अब अगला चार्ट जो आता है दोस्तों वो यूनो मिंडा का आ रहा है, और यूनो मिंडा का चार्ट जो है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। और ये चार्ट अगर दोबारा मुझे ये 1,000 रुपये के आसपास मिल जाए ना, मतलब इससे नीचे अगर मिल गया ये स्टॉक, तो मैं ले लूँगा ये स्टॉक को। मतलब मैं ले लूँगा, मतलब मैं इसमें एजुकेशनली लॉन्ग हो जाऊँगा इस रेंज में, अगर मेरे को ये स्टॉक मिल जाता है तो। क्योंकि जितना नीचे पकड़ूंगा यूनो मिंडा को उतना ही बेहतर रहेगा, इसमें मेरे को मोमेंटम भी लग रहा है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे देखिए मोमेंटम इंडिकेटर हालांकि हमने लिया नहीं है, और यहाँ पे करेक्शन जोन में आ रहा है ये स्टॉक। ठीक है, नहीं दोस्तों नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से ये करेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम है वो, इसमें से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एंट्री होगी। इसे हर नीचे की आरएसआई पे लिया जाना चाहिए, और टारगेट हम बता चुके हैं। इसमें मेरे ख्याल से टाइम करेक्शन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसको वीकली एनालिसिस पे देखें, तो वीकली एनालिसिस पे ना आरएसआई नीचे जा रही है एकदम सही तरीके से दोस्तों। इसमें भी आरएसआई नीचे जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें भी परहेज़ आपको करना चाहिए। अब देखिए एकदम कितनी सही आरएसआई नीचे गई है ना, यानी कि कोई बड़ी चीज़ नीचे जा रही है, बड़े लोग, है ना। अच्छा, अब उसके बाद एक्साइड देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्साइड देखते हैं, एक्साइड के चार्ट को, तो एक्साइड का चार्ट तो ऑलरेडी नीचे है, और यहाँ से अपनी सपोर्ट से लेकर ऊपर जा रहा है। ओके, दोस्तों देखिए एक्साइड हमें फेयर वैल्यू के आसपास लग रहा था। एक्साइड फेयर वैल्यू से ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है एक्साइड, मगर काम मेरे को एक्साइड में ही नज़र आ रहा है सही से। ठीक है, तो एक्साइड में ही क्रॉसओवर नज़र आ रहा है, और एक्साइड का ही चार्ट सही है, और रिटर्न देने के लिए एक्साइड ही 7-8-10% का रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एक छोटी अवधि के निवेश के हिसाब से मैं इसमें एक्साइड को भी देख सकता हूँ।
तो एक्साइट को भी मैं इसमें ग्रीन कर दूंगा सिर्फ छोटी अवधि के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक सोना BLW रह गया है। तो सोना BLW को अगर मैं देखता हूँ तो सोना BLW दोस्तों, ये तो मेरे को लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए नीचे। दोस्तों चार्ट बढ़िया है, पैटर्न भी बनेगा, बन ही चुका है ना। एक अच्छी खासी रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है ये। इस टारगेट तक जाएगा ना जाएगा वो तो टाइम बताएगा, मगर जितना नीचे पकड़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो एजुकेशनली मैं इसमें लॉन्ग हो सकता हूँ, टारगेट भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, आसपास के हिसाब से मैं इसमें एजुकेशनली लॉन्ग हो सकता हूँ दोस्तों। मगर ये जब इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर देगा, हालांकि देखिए ये यहाँ पे ये ना रीटेस्ट कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा इस लाइन का सपोर्ट लिया इसने, मगर इसको ना थोड़ा सा 2 घंटे के कैंडल पे देखते हैं। तो 2 घंटे के कैंडल पे अगर हम सोना BLW को देखें दोस्तों, तो ये देखते हैं हम कि इस लगा से ना दोबारा, मतलब आप देख रहे हैं ये स्विंग ये बना था, है ना। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू लाइन से कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्लू शेड हम कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये स्विंग बना था और MA को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये स्विंग बना था, अगर ये दोबारा और अब ये स्विंग बन रहा है, अब कौन सा स्विंग बन रहा है, अब बन रहा है ये स्विंग। अब पता नहीं ये बेस बनता नहीं बनता, जैसा भी है। हालांकि RSI नीचे जा रही है और RSI यहाँ की सपोर्ट लेती है। मेरे को लग रहा है दोस्तों 715 714 का ये जो टारगेट है हमारा, 720 से लेकर ये वाला जो टारगेट है, ये तो नहीं मिलता ये जगह, है ना। यहाँ पर आएगा तो इसको दोबारा मैं एजुकेशनली जा सकता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। उसके बाद इसको रखेंगे थोड़ा समय के लिए सोना BLW की, मगर ये भी ना बहुत बोर करेंगे स्टॉक्स। ये ऐसा नहीं है कि हमने लेके रख लिया और रिटर्न दे दिया, इन्होंने पेशेंस चाहिए होगा इन स्टॉक्स को लेके लेने में, ठीक है। तो जो टारगेट मेरे को समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है। मैं सोना BLW का जो टारगेट है वो आपको साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों, कि ये जो चार्ट है ये मैं आपको सोना BLW का ना शेयर कर दूंगा लिंक में, आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यही चार्ट मिल जाएगा कि किस लेवल पर हम लोगों ने पॉइंट किया। तो मेरे को दोस्तों सोना BLW बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि हमने क्या सोचा था, कितना महंगी सारी चीज़ें, मगर चार्ट के हिसाब से वही बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे बेकार है बट चार्ट के हिसाब से यही ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ऊपर, मगर चार्ट और ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं लग पा रहा अपने आप में। तो ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स कुछ कह रहे होते हैं और टेक्निकल कुछ कह रहा होता है, और जब हमें ट्रेडिंग करनी होती है शॉर्ट टर्म की, तब क्या एक तरीका होता है लेने का, वो यही है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, मैं ज़्यादातर वीडियो को एडिट करता नहीं हूँ। आशा करूँगा पूरी वीडियो देख पाएँ, अगर नहीं देख पाएंगे तो आप 1.5x की स्पीड पे चला के देख लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।